नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र एटीएस की एक टीम दिल्ली आएगी, जान मोहम्मद से पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र एटीएस, जान मोहम्मद का डी कंपनी से पुराना रिश्ता, ऐसा एटीएस महाराष्ट्र का कहना है। एक आतंकी धारावी में पकड़ा गया। एटीएस मुंबई, ये एटीएस का कहना है, मुंबई से दिल्ली आ रहा था आतंकी। लेकिन बड़ा खुलासा इसमें ये कि जहां बात लगातार हो रही है इन पकड़े गए आतंकियों की पाकिस्तान कनेक्शन की, उसमें महाराष्ट्र एटीएस का ये बड़ा खुलासा कि जान मोहम्मद नाम का जो शख्स पकड़ा गया है, उसका डी कंपनी से पुराना रिश्ता है और उससे पूछताछ करने के लिए महाराष्ट्र एटीएस की एक टीम दिल्ली आएगी। अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह खुलासा किया। ये 6 वो आतंकी हैं जिन्हें पकड़ा है कल, और इनमें से एक जान मोहम्मद, अभी महाराष्ट्र एटीएस ने कहा कि उसका डी कंपनी से रिश्ता है। ओसामा की बात पहले कही जा रही थी, उसके अलावा दूसरा एक आतंकी जो है अबू बकर, उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि इन लोगों की ट्रेनिंग कुछ दिन के लिए पाकिस्तान में हुई है। और अब ये कहना महाराष्ट्र एटीएस का कि जान मोहम्मद नाम का जो तीसरा शख्स है वो पहले से ही डी कंपनी से कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। ये एक बड़ा खुलासा है, यानी एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी भारत को देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की, त्योहार के सीजन में, त्योहारों के मौसम में। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरे साथ विमल जुड़े हुए हैं दिल्ली से, विमल कौशिक, और साथ ही मुंबई से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात कही है महाराष्ट्र एटीएस ने जान मोहम्मद के बारे में, जो 6 में से एक शख्स कि उसका डी कंपनी से पुराना रिश्ता था। इंद्रजीत, जी बिल्कुल शीतल, और सबसे चौंकाने वाली बात यही है और महाराष्ट्र एटीएस की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि एटीएस हो या मुंबई पुलिस हो, ये मान के चल रही थी कि जो डी गैंग हो वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो चुकी है, यानी दाऊद का जो वजूद है वो मुंबई में ख़त्म हो चुका है। और ऐसे में एक पुराना उसका जो गुर्गा है वो फिर से सक्रिय हो जाता है, जो कि उस पर लास्ट जो केस हुआ है वो 20 साल पहले केस हुआ है। तो समझ सकते हैं कितना लो प्रोफाइल वो रह रहा था। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रहा होगा गैंग को। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की चिंता यही है और एटीएस की चिंता यही है कि दाऊद गैंग फिर से सक्रिय हो रहा है, और जो उसका एक 20 साल पुराना गुर्गा है वो इतना अगर सक्रिय था, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में दाऊद गैंग से जुड़े हुए थे, वो अभी भी मौजूद हैं। तो क्या वो फिर से सक्रिय हो रहे हैं? हाँ। अब फिर से उन सभी लोगों का पता लगाना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी, उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखनी होगी। ये एक प्रशासन के लिए चिंता की बात है। दूसरा, इसको लेकर जब से ये खबर आई है, एटीएस की टीम आज दिल्ली जाने वाली है। इसके अलावा बहुत सारी मीटिंग का दौर जारी है, क्योंकि गृह मंत्री ने खुद मीटिंग बुलाई थी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई थी। उसमें एटीएस चीफ गए थे, मुंबई पुलिस के कमिश्नर गए थे और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लिया, क्योंकि यहाँ पर त्योहारों का मौसम है। हालांकि इस बार गणपति में ज़्यादा भीड़ की इजाज़त नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि लास्ट दिन का जब विसर्जन होता है तब कहीं कहीं पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और इससे भी चिंता की बात शीतल है कि इन लोगों ने जो लोकल ट्रेन की रेकी की थी, इससे मुंबई पुलिस की मुश्किल बढ़ी हुई। यही कारण है कि जो रेलवे पुलिस के कमिश्नर हैं उन्होंने भी एक बैठक की डीआरएम के साथ और स्थिति का जायजा लिया, और जो रेलवे स्टेशनों पर जो जांच है उसको और बढ़ाया गया है। इंद्रजीत, बाकी लोगों के पास जाऊं, एक बार जान मोहम्मद के बारे में को थोड़ा और खंगाल लेते हैं। आपने कहा कि बेहद लो प्रोफाइल तरीके से ये रह रहा था, 20 साल पहले इसका डी कंपनी से कनेक्शन सामने आया था, और अब वो इन 6 आतंकियों के साथ पकड़ा गया है, यानी इस पूरी साजिश में। तो मतलब ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक बार फिर डी कंपनी के गुर्गे जो हैं और उसकी जो दखल है मुंबई में अंडरवर्ल्ड की, वो फिर से एक बार शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, इसको देखने से तो ऐसा ही लगता है कि डी कंपनी के लोग फिर से सक्रिय होने लगे हैं, क्योंकि ये ड्राइवर का काम कर रहा था और लास्ट में कुरियर बॉय का काम कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कितना लो प्रोफाइल बन के रह रहा था। लेकिन अभी जो जानकारी उसके बारे में आ रही है, उसके मुताबिक ये फ़हीम मचमच के साथ काम करता था, और फ़हीम मचमच की मौत के बाद ये सीधे अनीस इब्राहिम के संपर्क में आ गया और उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम करने लगा। जहाँ जहाँ पे कोई हत्या या कोई वारदात को अंजाम देना रहता था, वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता था। तो ये अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन 20 सालों से जिस तरह से ये लो प्रोफाइल ढंग से रह रहा था, निश्चित तौर पर जो मुंबई पुलिस ने भी लापरवाही
बढ़ती होगी उसके बारे में बार बार जांच पड़ताल नहीं किया होगा। उस पर भी सवाल उठते हैं। ओसामा और कमर, मैं विमल कौशिक के पास चलूंगी। विमल, ओसामा और कमर, दो अन्य जो 6 पकड़े गए उनमें ओसामा, एक तो जान मोहम्मद की बात आ रही है कि वो डी कंपनी से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ ओसामा और कमर के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो लोग मस्कट गए, फिर वहां से पाकिस्तान गए और बाकायदा उनकी आतंकी ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान में। सीधा सीधा पाकिस्तान का आईएसआई का हाथ इसमें। जी बिल्कुल, केवल पाकिस्तान आईएसआई का हाथ ही नहीं है बल्कि डी कंपनी, पाक आर्मी एक बड़ा नेक्सस था, क्योंकि ना सिर्फ जीशान और जो दूसरा आतंकी है वो दोनों पाकिस्तान गए मस्कट के जरिए, बल्कि वहां पर पाक आर्मी के लोगों ने उन्हें ट्रेनिंग दी। ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल था पाकिस्तान का, लेफ्टिनेंट कर्नल ने उन्हें ट्रेनिंग दी। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा नेक्सस था और अप्रैल में ट्रेनिंग हुई। अप्रैल में 15 दिन की ट्रेनिंग दी, जहां पर आईडी बनाने से लेकर बॉम्ब प्लांट करने तक तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी गई, और इसके अलावा जो घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं उनसे भी बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई। यानी कि बड़ा नेक्सस और बड़ी साजिश रची गई जिसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना था। और जान मोहम्मद को उन्होंने इसलिए टारगेट किया, डी कंपनी का पुराना गुर्गा है, और जाहिर तौर पर इस जो पूरी ये नेक्सस को तोड़ा दिल्ली पुलिस ने, इसने एक तरह से तमाम एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि डी कंपनी का पूरा जो नेटवर्क है, स्मगलिंग नेटवर्क, स्मगलिंग रूट कहें तो उसको लगातार आईएसआई इस्तेमाल करती रही। लेकिन एक बार फिर से भारत में लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए दाऊद के डी कंपनी के स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया, और स्लीपर सेल ने ना सिर्फ बाकायदा उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाई बल्कि हथियारों और यहां तक कि हवाला के जरिए पैसों का भी इंतजाम किया गया। लॉजिस्टिक्स के लिए तो दाऊद के स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया गया, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने भी अभी ये बात कही है। विमल, आज इनकी पेशी थी निचली अदालत में, क्या क्या और बातें निकल कर आई हैं? किस तरह का इनका बड़ा प्लान था? त्योहार के मौसम में ये ट्रेन उड़ाने का इनका प्लान था, सार्वजनिक जो जगह है कई उनको वहां पर हमले करने का प्लान था। क्या क्या और इस साजिश की परतें निकल कर आ रही हैं आज जो इन लोगों की पेशी हुई? इन्होंने जो प्लान रचा था, जो धीरे धीरे अब पुलिस के सामने आ रहा है, उसके मुताबिक ना सिर्फ इन्हें पूरा आने वाले जो त्योहार सीजन है यानी कि फेस्टिव सीजन है उसको पूरी तरह से टारगेट करना था, और इसके लिए लगातार रेकी में जुटे हुए थे। यहाँ तक कि मुंबई की लोकल ट्रेन की रेकी की भी बात आ रही है। इसके अलावा कई बड़े जो धर्मस्थान है उनकी रेकी की बात आ रही है। इसके अलावा क्योंकि 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ये भी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिली है कि चुनावों में भी क्योंकि रैलियां होती और भारी संख्या में भीड़ जुटती, तो उसको भी टारगेट किया जा सकता था। कि बड़ा प्लान था, बड़ा नेटवर्क उसके लिए काम कर रहा था। और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि केवल ये 6 आतंकी गिरफ्तार हो गए तो पुलिस ने पूरा नेक्सस बस्ट कर दिया। अभी भी कई लोग हैं, क्योंकि पुलिस की टेंशन यही है कि एक जो शख्स है जिसका नाम आज कोर्ट में भी पुलिस ने लिया, हुमैद नाम का, हुमैद ही वो शख्स है जिसने जिशान और ओसामा को पाकिस्तान भेजा था, और जिशान का वो बिजनेस पार्टनर भी रहा है। जिशान के साथ वो लंबे समय से उसके कांटेक्ट में था। हुमैद की तलाश की जा रही है। हुमैद ही ये बताया जा रहा है कि जिशान और ओसामा को पाकिस्तान भेजने के पीछे मास्टरमाइंड था। एक तरफ हुमैद काम कर रहा था, दूसरी तरफ जान मोहम्मद और उसका डी कंपनी का जो नेटवर्क है जिसमें मूलचंद भी है, मूलचंद उल्फलाला यूपी में, वो काम कर रहा था। तो यानी कि तमाम कनेक्शन है जिसमें पूरा मिलकर इन्होंने प्लान बनाया, और उस प्लान को एग्जीक्यूट होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने पूरे प्लान बड़ी साजिश देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। ये आपको एक बार दिखाते हैं कैसे इस इतनी बड़ी साजिश को, इस आतंक के नापाक खेल को फेल किया। दिल्ली पुलिस ने ध्वस्त किया सबसे बड़ा आतंकी मॉड्यूल, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। त्योहार के सीजन के आसपास बड़े हमले की साजिश रची थी इस मॉड्यूल के माध्यम से। आईएसआई और पाकिस्तान ने अलग अलग राज्यों से 6 आतंकी गिरफ्तार हुए। 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया अलग अलग स्टेट्स में, राजस्थान, यूपी, मुंबई, दिल्ली। यहां से इन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग, इनमें से कुछ पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। 2 की बात हो रही है, ओसामा और कमर। ये 2 आतंकी जो थे, इनको मस्कट भेजा गया, वहां से ये पाकिस्तान गए और ट्रेनिंग लेकर आए। खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर स्पेशल सेल का गठन किया गया। जब ये इनपुट मिला, ये जानकारी मिली कि ऐसी कोई वारदात को ये लोग अंजाम देना चाहते हैं, और इनकी फंडिंग हो रही थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के माध्यम से, और डी कंपनी का कनेक्शन
किस तरह से है, इससे इस बात की बानगी अभी सामने आई महाराष्ट्र एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने बताया कि जान मोहम्मद जो इन 6 में से एक है, वो डी कंपनी से पहले से कनेक्टेड था और स्लीपर सेल का हिस्सा था पिछले 20 साल से। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन्हें ट्रेनिंग दे रही थी। 2, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, जिन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया और वहां उनकी ट्रेनिंग की गई, ओसामा और कमर की। उन हथियार इनके पास थे, इनके पास ग्रेनेड्स थे, IED थे, एक्सप्लोजिव से तमाम तरह की चीज़ें थी। और आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश थी ये, अलग अलग शहरों को, अलग अलग इलाकों को, ट्रेनों को पर हमले करने की, दिवाली से पहले देश को दहलाने की ये बड़ी साजिश, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से पुलिस ने इन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी वेदभूषण, पूर्व ACP मुंबई धनराज वंजारी हमारे साथ हैं, और NK सूद हमारे साथ हैं, पूर्व अधिकारी रॉ के। मैं क्योंकि महाराष्ट्र कनेक्शन अभी सीधा है, अच्छा, वंजारी जी से अभी कनेक्शन हमारा नहीं जुड़ पाया है। मैं पूर्व अधिकारी रॉ के हमारे साथ जुड़े हैं, NK सूद, उनके पास चलती हूँ। सूद साहब, जैसे अभी महाराष्ट्र ATS ने कहा कि दाऊद डी कंपनी से जुड़ा एक शख्स इनमें शामिल है, जो पिछले 20 साल से कनेक्टेड था और बड़ा ही लो प्रोफाइल था, और हमारे यहाँ पे ये समझा जा रहा है कि अब डी कंपनी पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है, सक्रिय नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति का पकड़ा जाना इतनी बड़ी साजिश में बताता है कि सब कुछ सही नहीं है। देखिए, मैं पहले तो इसमें कहूंगा कि डी कंपनी कभी डेड नहीं थी। आप अगर केस ले लीजिएगा पीछे सुशांत सिंह राजपूत का, जहां पे उसका मर्डर हुआ, उसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ था, जितने लोग मारे गए अंडरवर्ल्ड का हाथ था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1993 में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद NN वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस टाइम चाहिए कि उस कमेटी के ऊपर इस टाइम एक्शन ले, उसकी रिपोर्ट पे एक्शन ले, और जो भी पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व थे उनको बुक किया जाए। क्योंकि हमारा जो एक इश्यू बना हुआ है कि हम एक चीज को इग्नोर करते रहते हैं, वो हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो तालिबान आई है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अभी तक चुप था। पाकिस्तान चुप इसलिए था कि जब से बालाकोट हुआ, पाकिस्तान ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। उसको डर था कि दोबारा उस पर अटैक हो सकता है। लेकिन अभी तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान के जो हौसले बढ़ गए हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान जरूर इंडिया के अंदर करेगा, इसकी तो सबको उम्मीद थी भी। और ये जरूर है कि देखिए, आप जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो उसके से पहले इंडिया में जगह जगह टेररिस्ट अटैक होते थे। उसके गवर्नमेंट के आने के बाद ये अटैक जो है ये कन्फाइन हो गए श्रीनगर के अंदर। लेकिन अभी जैसा ही है, तालिबान का वहां पे एक प्रेजेंस हुई है अफगानिस्तान के अंदर, और जिस टाइप की गवर्नमेंट बनी है, इससे इंडिया को बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा ही। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि एक टाइम पे यहाँ से गवर्नमेंट ने एक प्लान की थी कि जितने भी टेररिस्ट हैं, मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, जितने पाकिस्तान के अंदर मेन टेररिस्ट बैठे हैं, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि रॉ को अथॉरिटी दें उनको एलिमिनेट करने की। हम ये ना वेट करें कि ये जब हमारी कंट्री में अटैक करें तो तब हम उस पर एक्शन लें। और मैं दूसरी बात एक और कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करे कि अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उस पर एक्शन ले, इमीडिएट सीधा एक्शन इन पाकिस्तानी आतंकियों पर, और एक स्पेशल फोर्स। हमारे साथ वेदभूषण है, पूर्व पुलिस अधिकारी। वेदभूषण जी, बड़े ही सुनियोजित ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया। आप देखिए ना कि डी कंपनी के कनेक्शन को इस्तेमाल किया लॉजिस्टिक्स के लिए, फिर फंड्स कैसे अरेंज हुए, फिर इनमें से 2 को, और अलग अलग राज्यों से ये पकड़े गए लोग हैं, ये अलग अलग राज्यों में थे, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, और फिर उनमें से 2 को मस्कट के रास्ते भेजा जाता है पाकिस्तान, और वहां उनकी ट्रेनिंग होती है। तो बड़ा ही मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। देखिए शीतल, जब से मुंबई धमाके हुए उसके बाद से डी कंपनी और उसके जितने भी गुर्गे थे या तो जेल में चले गए या ऊपर निकल गए। बहुत टाइम से साइलेंट पर थे, पर उनके जो जड़ें थी वो मौजूद थी। अब वो जैसे अभी जिक्र किया था सूद साहब ने, वो अफगानिस्तान से जो शुरुआत हुई है, एक आतंक का जो आगाज हुआ है तालिबान के द्वारा, और पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का जो एक नेक्सस दोबारा से हुआ है। अभी उनके ISI के जो चीफ हैं वो तक काबुल एक विजिट करने गए थे, तो दोबारा से ये जो जड़ें थी दोबारा हरी होने लगी है। उसी का ये नतीजा है कि इस तरह की जो मस्कट से पाकिस्तान गए और वहां पर उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, उनके पास से जो ऑटोमेटिक वेपन्स मिले, उनके पास में RDX जो IED मिली है, ये बड़ी चौंकाने वाली चीज है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती थी। क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा दुनिया
हाथ पर हाथ रखकर देख रही है कि अफगानिस्तान में जो ड्रामा चल रहा है, पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा है, चाइना जो सपोर्ट में आ गया है, उसका अंजाम पूरी दुनिया में क्या होगा? केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है कि ये बात किस तरफ जाएगी। तो वंजारी साहब, महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें, डी कंपनी की जड़ें, उनके अंडरवर्ल्ड का जो काला खेल है उसकी जड़ें एक बार फिर हरी, यही साबित हो रहा है किस तरीके से लॉजिस्टिक्स के लिए डी कंपनी का गुर्गा इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र में। मानने के लिए वजह है कि ये जड़ें फिर से है, लेकिन ये जो एक्शन अभी, ये एक दिन का एक्शन, ये वर्केबल जस्ट एन ऑपरेशनल इंटेलिजेंस में जो डिफरेंस है कि काफी दिनों से ये इंफॉर्मेशन जमा हो रही थी, सुराग मिल रहे थे। जब सुराग से सुराग मिलकर एक कड़ी पूर्ण रूप से सामने आई तो उसी वक्त ये ऑपरेशनेबल और एक्शनेबल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाए, लेकिन मुंबई पुलिस को तो इसकी भनक और जानकारी रही ही होगी, होनी ही चाहिए थी। ये हम कहने वाले हैं आगे, आप सुनिए इस बात को कि ये जब नेशनल टेररिस्ट के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई नेशनल एजेंसीज करती है तो इसमें यह कहना कि मुंबई पुलिस को जानकारी नहीं थी या मुंबई पुलिस को जानकारी होनी चाहिए थी, जो थाने होते हैं पुलिसों के वहां आमतौर पे ये जानकारियां नहीं होती, लेकिन जो इंटेलिजेंस यूनिट होते हैं जिसका नेशन वाइड नेटवर्क है वो जानकारी होती है, और एक प्रोफेशनल इथिक्स के तहत ये इंफॉर्मेशन कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। तो इसलिए ये कहना कि मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी ये ठीक नहीं है। मुनासिब समय पे एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, वर्केबल इंटेलिजेंस, ये जो सारी संख्याएं हैं, यहाँ पर चैनल पर मौजूद लोग इस बात को भली भांति अगर पुलिस में सर्विस की है तो समझ जाएंगे, उसी वक्त एक्शन होता है। ये बाकी आम तौर पे डिफ्यूज न होने वाले इंफॉर्मेशन है और इसीलिए हम इस प्रकार के एक्शंस ले सकते हैं। अगर ये आम तौर पर पुलिस का एक यूनिट ऑफ ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव यूनिट समझ ले, मैं समझता हूं, मेरा तजुर्बा जहां तक मुंबई पुलिस और एसआईडी इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करने का रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे यूनो में मैंने काम किया, इसके काफी अंतरराष्ट्रीय जड़ें भी हैं। इस बात की जैसा जिक्र हुआ अभी तालिबान का और आईएसआई पाकिस्तान का, काफी खराशे सीआईए अमेरिका और आईएसए के अंदर भी चल रही है तालिबान को लेकर, तो इसके भी सारे रिपल्केशन से हो सकते हैं। महज ये एक इंटेलिजेंस नेशनल लेवल का ऑपरेशन है, इस बात को ध्यान में रखें। नेशनल लेवल का ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन जिसमें 6 आतंकी पकड़े गए जिनकी साजिश थी देश को दहलाने की। त्योहारों के मौसम में, आने वाले दिनों में ये लोग ट्रेन पर बम धमाके, ट्रेन को बम से उड़ा सकते थे, ये लोग संवेदनशील सेंसिटिव इलाकों में हमले कर सकते थे, ये लोग भीड़ भाड़ भरे इलाकों में हमले कर सकते थे। इनके पास से भारी भरकम असलहा बरामद हुआ है, इनके पास से हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं, आरडीएक्स बरामद हुई है, तमाम तरह का असला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। और ये बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए थे, बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए थे पाकिस्तान से, और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो था वो डी कंपनी के गुर्गों से मिल रहा था इनको, जिसके बारे में ये समझा जा रहा था अब तक कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी हरी है, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चाक चौबंदी ने पाकिस्तान की इस भयानक साजिश को फेल कर दिया। ट्रेनों में धमाके की साजिश के खुलासे के बाद मुंबई के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि लोकल, जो मुंबई लोकल है, और स्टेशन पर आतंकियों ने रेकी कर रखी थी। पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंट को भी गिरफ्तार किया है। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए इस पर और अपडेट के साथ। इंद्रजीत की ये रिपोर्ट देख लीजिए पहले, फिर हम बात करेंगे। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के निशाने पर मुंबई की लोकल ट्रेन और रेलवे स्टेशन होने की खबर के बाद मुंबई की जो रेलवे पुलिस है वो सतर्क हो गई है और रेलवे पुलिस लगातार इस समय जांच कर रही है। इस वक्त हम सीएसटी स्टेशन पर हैं और यहाँ पर हर आने जाने वालों की पहले ही जांच की जाती है और इसके बाद भी जो रैंडम जांच की जा रही है, रैंडम लोगों के बैग चेक किया जा रहा है। हालांकि जो ये बैग हैं वो स्कैनिंग के थ्रू आए हैं, इसके बावजूद रैंडम चेक किया जा रहा है और पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है क्योंकि उसमें से जो एक आतंकी है उसका मुंबई से सीधा कनेक्शन है और ये भी बताया जाता है कि उसने लोकल ट्रेन की रेकी की थी। यही कारण है कि
जो रेलवे पुलिस की चिंता बढ़ गई है। रेलवे पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो इस समय डीआरएम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि मुंबई में पहले भी कई बार बम धमाके हो चुके हैं और इसको लेकर लगातार जो एजेंसियां हैं उनको बीच बीच में सतर्क करती रहती हैं, इसलिए वो हमेशा जांच करते रहते हैं। लेकिन जब से ये इनपुट आया है तब से सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद किया गया है। और पहले पार्सल की कम जांच होती थी, तो अब उनकी जो मांग है कि जो पार्सल आता है उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि मुंबई हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहा है। और जब से ये खबर आई है तब से जो मुंबई पुलिस, एटीएस या रेलवे पुलिस सभी की नींद उड़ी हुई है। देखिए कि किस तरह से सभी की जांच की जा रही है, सभी से पूछताछ की जा रही है और किसी को भी बिना टिकट के यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। कोई छोड़ने के लिए नहीं आ सकता। प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पर अभी भी किसी को अलाउ नहीं है, तो कोई छोड़ने के लिए नहीं आ सकता। रेलवे के जो कमिश्नर हैं वो खुद यहाँ पर आए हुए हैं और व्यवस्था का भी जायज़ा लेंगे थोड़ी देर में। और अभी वो एक मीटिंग कर रहे हैं और मुंबई में इस समय कई हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है, जैसे गृह मंत्री भी मीटिंग कर रहे हैं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी उसमें मिल रहे हैं। इसके अलावा एटीएस की मीटिंग चल रही है और रेलवे कमिश्नर की भी मीटिंग चल रही है। कैमरा आंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। ये मुंबई से आप रिपोर्ट देख रहे थे और अब आपको लखनऊ से रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां किस कदर चाक चौबंद इंतजाम हो गए, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये भी इन लोगों की साजिश थी कि रैलियों को टारगेट किया जाए। देखिए लखनऊ में किस तरह के इंतजाम है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के प्रेमवती नगर इलाके में मौजूद हूं और ये मेरे ठीक पीछे जो आप घर देख पा रहे हैं, दरअसल ये 283/64 प्रेमवती नगर गढ़ी कनौरा का इलाका है और ये घर असलम जावेद बेग का है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में लगातार छापेमारी की थी, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे शहर थे। और यूपी एटीएस ने अपने इनपुट के आधार पर कुल 4 लोगों को इस पूरे ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक लखनऊ के इस घर से, यानी प्रेमवती नगर के इस घर से मोहम्मद आमिर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और यूपी एटीएस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये गिरफ्तार किए गए 3 लोग, यानी जिन 3 लोगों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। हालांकि यूपी एटीएस के अधिकारियों की तरफ से लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। प्रयागराज से जिस जीशान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसी की जवाबदेही के आधार पर अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर को इन लोगों ने टारगेट कर रखा था और उसी आधार पर किसी बड़ी घटना को ये अंजाम देने वाले थे। लेकिन यूपी एटीएस को जो इनपुट मिला, उस आधार पर उन्होंने एक बड़े, आप कह सकते हैं बड़ी घटना को अंजाम होने से पहले ही रोक दिया। उस पूरे जो गिरोह में तमाम सारे लोग थे उनका भंडाफोड़ किया गया है। उत्तर प्रदेश से सिर्फ 3 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं और यूपी एटीएस के अधिकारियों का ये दावा है कि आने वाले दिनों में इनसे पूछताछ के आधार पर और लोगों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिलाकर इसको यूपी एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई और बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो तमाम एजेंसियां यूपी एटीएस की कार्रवाई देख रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस की भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, वेद भूषण जी, पूरा का पूरा जो पुलिस महकमा है, पूरे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त एकदम एक्शन मोड में है, क्योंकि इसके तार और भी दूर दूर तक जुड़े होंगे और भी कई सारे कड़ियां इससे जुड़ेंगी। देखिए शीतल, ये केवल एक हादसा नहीं है, यह पूरी इंटेलिजेंस नहीं थी। आप पीछे इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जो आसपास उथल पुथल हो रही है, अभी आपने दिल्ली के अंदर दंगे देखे, सीए एनआरसी देखा, 370 धारा देखा आपने, कश्मीर के अंदर अयोध्या का मसला, अब आप जिक्र कर रही थी इलेक्शन, तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि बहुत सारे, एक ऐसा वो हिंदुस्तान में कहते हैं ना, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे गद्दार बैठे हुए, ना केवल पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, वो कहीं भी कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ जाने के किसी भी कीमत तक तैयार हैं। ये तो उसी का ये नतीजा है कि इस तरह जो हमारे खुद के आदमी है वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। हालांकि हमारे हिंदुस्तान की आर्मी ने समय समय पर उनको नेस्तनाबूद किया है। जी बिल्कुल, समय खत्म हो गया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आने वाला था कसाब, लेकिन हो गया हिसाब किताब। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, पाकिस्तान की इस भयानक साजिश को फेल कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।